नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सोना कॉमस्टार के CEO एंड MD मिस्टर विवेक विक्रम सिंह। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम सर। Sir, firstly, congratulations for the fantastic results we have seen in this quarter as well, and we have seen the kind of growth you have shown in past years. That is remarkable, sir. Sir, tell us कि क्या सर अब नेक्स्ट ट्रिगर है ऑटो कंपनीज के लिए, किस तरह की जर्नी इस क्वार्टर की रही और पूरे साल के लिए क्या कुछ होने वाला है सर ऑटो सेक्टर में? तो पहले तो धन्यवाद विवेक, हमें अपने शो को बुलाने के लिए। हिंदी मेरी मातृभाषा है तो हिंदी में बोलने में अच्छा भी लगता है और लोग हिंदी सुने, अच्छी बात है। बिजनेस को हिंदी में समझना एक अच्छी शुरुआत हो। बिजनेस हम लोग का अच्छा चल रहा है। अगर जो भी आपके श्रोता दर्शक हैं उन्होंने देखा हो हमारे बिजनेस को, तो पिछले 7 साल से हमारी लगभग 30% CAGR ग्रोथ रही है रेवेन्यू पे। मार्जिन भी हमारे 26 से 28% के बीच में स्टेबल ही रहे हैं, एबिटा मार्जिन, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14 से 16% के बीच। आगे जाते हुए भी मार्जिन इसी तरह के ही रहने की उम्मीद है। 25% की मीडियम टर्म ग्रोथ 3 ईयर 4 ईयर CAGR भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ईयरली गाइडेंस वगैरह नहीं देते। जैसा कि मैं शो के जस्ट पहले आपको बता रहा था कि थोड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस का नेचर है हमारा। हम लोग जो करते हैं, जो बनाते हैं, जिस प्रकार के हमारे कस्टमर हैं, सभी काफी लॉन्ग टर्म है। क्वार्टरली जो साइकिल है उससे काफी मैच नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ मान लीजिए RFQ आता है, पहली बार हम बात करते कोई नए प्रोग्राम की, उससे और जब वो प्रोग्राम फाइनली बनता है और गाड़ी लॉन्च होती है, 3 साल लगते हैं। तो रिलेशनशिप्स बहुत ट्रस्ट पे है और बहुत ही लॉन्गेस्ट टर्म है। सो आई थिंक दैट इज व्हाई ये थोड़ा सा लंबे समय के निवेशक जो है उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये 25% टाइप का CAGR और इसी टाइप की मार्जिन रेंज रहने की उम्मीद हमारी हमेशा ही रहती है। सर, मैं देख रहा था कि आपकी ऑर्डर बुक में अब EV स्पेस भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगा है। तो सर उसके बारे में बताएं कि भविष्य में कितना, मतलब अगले नेक्स्ट 2 से 3 साल में EV आपकी टोटल ऑर्डर बुक में कितना कंट्रीब्यूट करेगा और अभी की ऑर्डर बुक क्या है सर? तो विवेक, 2 पार्ट। पहले तो अभी भी हमारी रेवेन्यू का 26% हिस्सा सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक से आता है अभी। अगर ऑर्डर बुक देखें जो 22,000 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है अगले 10 वर्षों की, उसमें 78% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। सो जैसे जैसे फ्यूचर में हम जाएंगे, जैसे जैसे भविष्य में जाएंगे, इलेक्ट्रिक का हिस्सा बढ़ता जाएगा और अधिकांश हिस्सा 4-5 साल बाद अधिकांश हिस्सा इलेक्ट्रिक से ही आएगा। जी सर, मैं देख रहा था कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं मेजरली US एंड यूरोप में रहते हैं सर, वहां पर किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो हमने देखा था कि थोड़ा सा मंदी की बातें हो रही थी, लेकिन अभी जो फेड की भी कॉल हुआ और ECB की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए, उन लोगों ने बोला कि रिसेशन नहीं है सर। अब ये देखिए, तो मतलब इकोनॉमिस्ट की कॉल तो मैं ज्यादा नहीं ले सकता। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी भी नहीं, हम लोग इंजीनियर लोग हैं। बट आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पिछले साल पहले क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू का सिर्फ 11% हिस्सा यूरोप से हो गया था। इतना घट गया था, वो वापस 23% आ गया इस क्वार्टर। नॉर्थ अमेरिका 43% था, वो अभी भी वहीं पे है। तो नॉर्थ अमेरिका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जहां तक रिसेशन की बात है, मेरा मानना यही है कि जब पूरी दुनिया एक चीज कहने लगी तो अधिकतर बार वो चीज सच होती नहीं है। फिर पूरी दुनिया रिसेशन 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 करने लगी तो फिर शायद नहीं हुआ। सो मे बी भेड़ चाल में चलना सही नहीं है, और हम लोग को वैसे भी इकोनॉमिक कॉल लेनी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारा लंबे समय का लॉन्ग टर्म टाइप का बिजनेस है। जो हम आज करते हैं उसका फल हम वैसे भी 3-4 साल बाद ही हमें खाने को मिलता है। तो बीच में अगर 1 साल कुछ मंदी आई, उससे हाँ देखने में लगेगा कि PNL पे इम्पैक्ट है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य बिजनेस का जो है उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा है कि
शॉर्ट टर्म टेम्पोरल चीजें, जो भी रिवर्सिबल चेंज है, जो भी चेंज रिवर्स हो सकता है उस पर ज्यादा ध्यान न दें। जो चीजें रिवर्सिबल नहीं है, जैसे ये इलेक्ट्रिफिकेशन वाला ट्रेंड कि गाड़ियां पेट्रोल से इलेक्ट्रिक हो रही है, ये रिवर्सिबल नहीं है, उस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे रिसेशन, फेड क्या करेगा, उस पर ध्यान देके मैं कर भी क्या पाऊंगा। हमारा और आपका दोनों का नाम विवेक है। विवेकशीलता यही कहते हैं, विवेक का मतलब ही यही होता है कि सही और गलत दोनों के बीच में आप विवेकशीलता से अपना निर्णय ले पाए। तो यही है कि जो हमारे कंट्रोल में है और जिससे हमारे फ्यूचर को इरिवर्सिबल चेंज आता है, उन चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। जो चीजें रिवर्स हो जाएंगी 6 महीने में, उस पर फोकस करके भी क्या मिलेगा। सर, मैं देख रहा था कि आपने एक अभी पीछे अनाउंस किया कि आप अपनी चेन्नई प्लांट में ईवी मोटर की भी कैपेसिटी कुछ बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बारे में बताएं कि सर ये कब तक पूरा होगा, क्योंकि 4 लाख यूनिट से शायद 6 लाख यूनिट आप करने जा रहे हैं। जी, 4 से 6 लाख कर रहे हैं, तो 50% मोटर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 5 लाख पीसीबी असेंबली की भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो मोटर के साथ जो मोटर कंट्रोलर लगता है वो हम खुद ही इन हाउस करना चाहते हैं। और ये सब कुछ 2024 अंत 2025 में शुरू हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। ओके सर, एबिटा मार्जिन्स मैं कंसिस्टेंटली देख रहा था आपके 25-26% के ऊपर ही रहते हैं। अभी कुछ स्कोप है कि सर कुछ और तरीके कंपनी अडॉप्ट कर रही हो जिससे कि लगता है कि एबिटा मार्जिन्स भविष्य में बढ़ सकते हैं, या कुछ कंसर्न हो कि पर्टिकुलर कोई रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए? सो विवेक, इस क्वार्टर एक्चुअली 27.8% था, तो 25-26 से वैसे ही काफी ऊपर हो गया। तो बिल्कुल सर, मार्जिन बढ़ाने का भी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि उसका भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। एक लेवल के बाद सिर्फ मार्जिन बढ़ाने में आप ग्रोथ को सैक्रिफाइस ना कर दें, तो इसलिए हम लोग को जुडिशियसली ये सोचना पड़ता है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो हम उसको R&D में लगाएं, उसको अपने एम्प्लॉय वेलफेयर में लगाएं, उसको अपने कस्टमर डेवलपमेंट में लगाएं कि और बिजनेस जीते। बिकॉज ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीजों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ता। संतुलन के बिना जीवन में कुछ है नहीं, और बिजनेस में तो कतई नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रो करते हैं प्रॉफिट को इग्नोर करके या रिटर्न को इग्नोर करके, तब भी शॉर्ट टर्मिज्म है। प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ और रिटर्न भी शॉर्ट टर्मिज्म। सर, स्टार्टर मोटर का जो आपका सेगमेंट है, जहां से कि मैं देख रहा था कि आपका FY23 में 36% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वहां पर सर किस तरह का ट्रैक्शन चल रहा है अब? देखिए, स्टार्टर मोटर का जो बिजनेस है एट बेस्ट स्टेबल रह सकता है, बिकॉज जैसे जैसे विश्व में पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स कम बनते जाएंगे, वैसे ही स्टार्टर मोटर का बिजनेस गिरता ही जाएगा। सो हमारा इंटरनल हमने जो अज्यूम किया है कि 2031-32 तक हम स्टार्टर मोटर का बिजनेस हमारा बहुत बहुत छोटा रह जाएगा, नेग्लिजिबल रह जाएगा। इसीलिए हमने प्रिपेयर किया है उस फ्यूचर के लिए कि जिसमें ट्रैक्शन मोटर्स स्टार्टर मोटर से शायद अगले 2-3 साल में ही उससे बड़ी हो जाएगी। अभी के लिए स्टेबल है, बट लॉन्ग टर्म ये बिजनेस डिक्लाइन करता रहे। सर, जिस तरह से आप ईवी बैटरीज पर काफी फोकस्ड हैं इस समय, और हमने देखा कि अभी पीछे इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स हमें मिले, सर क्या बातें हो रही हैं उसको कॉमर्शियलाइज, सरकार उसमें माइनिंग शुरू करने की बात कर रही थी, और उसमें कब तक ये माइन शुरू हो पाएगी, कितना फायदा इंडियन ईवी स्पेस को मिलेगा सर? विवेक, हम लोग बैटरी ईवी व्हीकल्स के लिए पार्ट बनाते हैं, बट बैटरी में कुछ नहीं करते। तो बैटरी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, बट जरा बरा जो भी जानकारी है उसके, कोई भी मिनरल पदार्थ पाए जाने से लेके उसको प्रोसेस करके कमर्शियली यूजेबल बनाने की जो साइकिल है वो 7 से 8 साल की होती है। तो शॉर्ट टर्म में कुछ दिखेगा नहीं आपको, उसकी वजह से थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इन जनरल भारतवर्ष को अपना
इलेक्ट्रिफिकेशन का उद्देश्य अगर पूरा करना है तो इकोसिस्टम पूरा ही खड़ा करना पड़ेगा, ना सिर्फ बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग भी इसीलिए पीसीबी लाइन लगा रहे हैं कि ताइवान से कब तक आप इंपोर्ट करते रहेंगे पीसीबी। सो हर आदमी को अपने अपने पार्ट में जो भी कर सकता है वो करना पड़ेगा। हर कंपनी को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये इकोसिस्टम में अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है विदेशी देशों की, चाइना की स्पेसिफिकली इसमें काफी ज्यादा होती है। चाइना ताइवान से आप डीकपल नहीं हो सकते और वो बहुत ही डेंजरस स्थिति होगी कि अगर आपका पूरा व्हीकल देखिए ऑटोमोटिव हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आधा सिर्फ ऑटोमोटिव है, और ऑटोमोटिव सेक्टर अगर विदेश के ऊपर ही निर्भर रहेगा तो ग्रो करने में मुश्किल आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी जो भी कर सकता है अपने लेवल पे, हर कंपनी वो करे। सर मैं एक चीज और देख रहा था कि आपका जो कस्टमर कंसंट्रेशन है, आपका किसी भी कस्टमर से 20% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन आपने पीछे शायद कुछ माफ कीजिएगा कॉन कॉल्स में इस तरह का कहा है कि उसको आप 15% तक लाने का टारगेट कर रहे हैं। सर ये कब तक आ जाएगा और क्या कुछ नए क्लाइंट एडिशन कर होंगे पाइपलाइन में? तो विवेक, ये आइडियल सिचुएशन में हम चाहेंगे कि 15% एस्पिरेशन है, बट अगर कस्टमर जो आपका लार्ज कस्टमर है आपको और बिजनेस दे दे तो आप घर आई लक्ष्मी को वापस तो नहीं भेजेंगे। तो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, जब होगा होगा, और ऐसा कोई स्पेसिफिक हार्ड टारगेट नहीं है। बिकॉज अगर कोई कस्टमर आपको बिजनेस बढ़ाते जा रहा है, अगर आपकी 30% पर ईयर ग्रोथ है और तब भी कोई कस्टमर 19% बना हुआ है, तो या तो वो कस्टमर भी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है या आपके ऊपर और ज्यादा भरोसा करके और बिजनेस दे रहा है। दोनों ही चीजें बुरी नहीं है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बढ़े, कस्टमर डिपेंडेंस एक कस्टमर पे कम हो, बट इसको करने का तरीका ये नहीं है कि जिसके साथ बिजनेस है उसको कम कर ले। इसका तरीका यही है कि और नए कस्टमर लाए और बिजनेस को और बढ़ाए। तो अनकैप्ड एस्पिरेशन है कि एक दिन 15% हो, टॉप 5 50, और इस तरह से मैंने अपने शेयर होल्डर लेटर में इस बार इसका जिक्र किया था कि ये मेरी आकांक्षा है। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा था, आई थिंक 4-5 साल पहले हमारा टॉप कस्टमर 42% था। तो वहां से हम लोग काफी मूव कर चुके हैं गुड डायरेक्शन में, और चाहेंगे कि इसी पे बढ़ते रहे, डाइवर्सिफिकेशन बढ़े बेसिकली। सर चाइना को लेकर किस तरह का ऑटो कंपनीज के बीच में बात हो रही है? क्योंकि चाइना में बड़ी स्थिति थोड़ी सी कभी लगता है कि खराब हो रही है, कभी बातें होती है कि कोविड के लॉकडाउन हटे तो चाइना बहुत तेज रिकवर करेगा। सर क्या हो रहा है सर चाइना से ऑटो कंपनीज पर? तो चाइना ऑटो सेक्टर ने रिकवर तो किया है। इस वाले क्वार्टर में 6 मिलियन या 60 लाख से ऊपर लाइट व्हीकल सेल्स हुई, जो कि काफी बड़ा नंबर। आप अमेरिका 4 मिलियन है, यूरोप 3.3 मिलियन है, चाइना अकेले 6 मिलियन। इंडिया में 1 मिलियन से थोड़ा कम रह गया, तो इंडिया का 6 गुना है वो सेक्टर। तो रिकवरी है, बट देखिए जानकारी थोड़ा चाइनीज सिस्टम से थोड़ा ओपेक ही रहती है। मतलब इतना पारदर्शिता अभी नहीं है कि आप हर डेटा को और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पूरी तरह से कोरिलेट कर पाए। तो ट्रेंड नहीं बना सकते, बट हाँ पिछले क्वार्टर में तो सेल्स अच्छी। जी सर। सर आपका ग्लोबल मार्केट शेयर इन डिफरेंशियल गियर्स और इन स्टार्टर मोटर में ग्लोबली काफी अच्छी प्रेजेंस हो चुकी है। इसको क्या टारगेट कर रहे हैं कि कहाँ तक सोना अगले 3 साल में या 5 साल में कहाँ तक ले जाने का प्लान कर रही है? तो विवेक, हमने कोई फिक्स टारगेट नहीं रखा है मार्केट शेयर का, बिकॉज कई बार, और इसका एक स्पेसिफिक कारण, अगर मार्केट शेयर टारगेट दे दे आप अपनी टीम्स को तो वो मार्केट शेयर फॉर द सेक ऑफ मार्केट शेयर ढूंढने लगते। जैसे कि मैंने पहले कहा, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न तीनों को बैलेंस करके चलना।
मार्केट शेयर की जो होड़ होती है उसमें कई बार आप वैसा बिजनेस लेने लगते हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, या लो मार्जिन है, या प्रोडक्ट कमोडिटाइज्ड है, और इसमें आपको ना इंजीनियरिंग में कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। सो हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम दुनिया में मीनिंगफुल मार्केट शेयर रहे। मीनिंगफुल मार्केट शेयर अभी भी है, बट 10% से ऊपर हो। डिफरेंशियल गियर्स में यही चाहेंगे। स्टार्टर मोटर्स वैसे ही डिक्लाइनिंग सेगमेंट है, तो उसमें मार्केट शेयर का कोई बहुत महत्व है नहीं। तो 10% से ऊपर चाहेंगे, मगर हमने कोई टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं रखा है कि जिस दिन आप टारगेट दे दें, आदमी टारगेट चेस करता है। तो हम टारगेट देना नहीं चाहते कि आप रिस्पॉन्सिबली करिए, विवेकशीलता से करिए जो भी कर रहे, और उसमें ये देखिए कि जो भी बिजनेस ले रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन है हमारे लिए, हमारी इंजीनियरिंग टीम के लिए और कस्टमर के लिए, तीनों के, तभी कोई सफलता मिले। तो ग्रोथ, बट रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। बिल्कुल परफेक्ट सर। सर आपकी जो तीन जगह जो मेजरली प्रेजेंस है, इंडिया, अमेरिका और यूरोप, आप सबसे ज्यादा ग्रोथ अब अगले 1 से 3 साल में कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि लोग ज्यादा बात आजकल इंडिया की करते हैं। इंडिया और यूएस दो मार्केट्स में हमारी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि एक ग्रोथ देखिए, एक होती है अंडरलाइंग मार्केट ग्रोथ जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है। इंडिया की ऑब्वियसली ग्रोथ यूरोप और अमेरिका से ज्यादा रहेगी, बेस भी छोटा है एंड हमारी इकोनॉमी भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर। बट दूसरी चीज होती है कि हमारा पेनिट्रेशन, या हमने कितने प्रोग्राम जीते हैं उन देशों में। तो मैं अगर दोनों को कोरिलेट करूं और अपने ऑर्डर बुक में अमेरिका का हिस्सा देखूं और इंडिया का, तो अमेरिका और इंडिया सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना आप कूल और एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट बनाकर आपने एक कंपनी की ग्रोथ दी है, उसी तरह की ग्रोथ हम आगे भी देखते रहें, और आपके शानदार रिजल्ट्स और शानदार परफॉर्मेंस और एक अच्छी ग्रोथ, जो नाम है कंपनी का सोना, उसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सोना मिलता रहे, ये उम्मीद के साथ हम फिलहाल विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।